Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor, Dr. Saad. Today we will discuss our test 2 syllabus, that is from first year textbook. Chapter is biological molecule. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो है इसका इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। पहले तो हम देख लेंगे इसमें कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और देन हम इसकी अहमियत के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को। जो बायोकेमिस्ट्री है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल कंपोनेंट्स। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of chemical components, chemical reactions and chemical processes इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम केमिकल कंपोनेंट्स यानी कि स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज नेसेसरी। इसकी स्टडी जो है वो क्यों नेसेसरी है? इसलिए नेसेसरी है कि इससे हम रिएक्शंस की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है उसको स्टडी करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन इंटरनली कैसे हो रहे हैं और उनकी फॉर्म क्या है, उनका सिस्टम क्या है, कौन सा प्रोसीजर है जिसके जरिए, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा रिएक्शन है जिसके जरिए एक रिएक्शन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है। ये जो मदद करती है ये हमें बायोकेमिस्ट्री करती है। तो आपको मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इनके अंदर जो है उनकी बॉडी जो है वो मेड ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऐसी जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के ना उसके अलावा जो है उनसे जो है वो चीजें मिलकर बनी है। अभी आपके स्टार्टिंग जो ये चैप्टर है उसके अंदर एक टेबल है, उसके अंदर बैक्टीरियल सेल और मैमेलियन सेल जो हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन दी गई है। तो हमने उसको स्टडी जो है वो करना है। तो बच्चे एक बात आपने जहन में रखनी है कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे मैंने इधर लिखा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लाइपिड्स और न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा ये आएंगे। तो बेसिकली हमने इस टेबल के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और ये डिफरेंट कंसंट्रेशन को स्टडी करना है। तो आपने इसको, ये बहुत ही अहम
शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यू पार्ट भी है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। तो आपके लिए जो है वो एक बात जो इधर डिस्कस करने वाली है कि इन दोनों के अंदर जो है, बैक्टीरियल के अंदर भी मैमेलियन के अंदर भी, जो वाटर है वो 70% है दोनों के अंदर। जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो दोनों में सेम है, और जो प्रोटीन है वो 18 इसमें है और 15 दूसरे में है। तो बच्चे जो 18 है वो मैमेलियन सेल है, या आपके लिए सामने यहाँ जो आपके सामने मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, 18 वाला पोर्शन जो होगा या 70 वाला पोर्शन जो है, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं M और इसके ऊपर हम लिख लेते हैं B, क्योंकि हम ये बैक्टीरियल की बात कर रहे हैं। तो बच्चे वाटर 70 दोनों में है, प्रोटीन 18 और 15 है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये 5 और 4 हैं। इसी तरीके से बच्चे अगर हम बात को आगे 4 और 5 हैं, इसी तरीके से हम बात को आगे हम लेकर चले, लाइपिड्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है और इसको आपने याद करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर हम बात को आगे लेकर चले, जो लाइफ है एक ऑर्गेनिज्म की, लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो डिपेंड किस किस पे करती है, उसकी डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर है। तो सबसे पहले एबिलिटी टू टेक वाइटल केमिकल सब्सटेंसेस, कि वो उसको अपने अंदर जो है वो ले। उसके बाद कंटिन्यूअस केमिकल एक्टिविटीज, यानी कि उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस एक रिएक्शन के लिए चाहिए वो उसको मयस्सर हो, तब ही स्टेबल लाइफ होगी एक ऑर्गेनिज्म की, और उसके अंदर केमिकल एक्टिविटीज मुसलसल हो। और अब आपको पता होना चाहिए कि हम केमिकल एक्टिविटीज से किस चीज का मतलब लेते हैं, इसका मतलब होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसके अंदर कंटिन्यूसली होना चाहिए। तो बेटे अब हम देख लेते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, के मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। ऑल chemical activities that occur collectively in a living organism। तो इसको हम नाम दे देते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेटे दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। दो टाइप्स में जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। तो आइए अब हम इसको देखेंगे अच्छे से। एनाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिज्म, the reactions in which simpler substance combine to form large or complex substances। तो बेटे इस प्रोसेस के अंदर सादा से पेचीदा चीजें बनाने के लिए हमें रिक्वायर होती है एनर्जी,
नीड और रिक्वायर एनर्जी। इसे हम कहेंगे बेटे एनाबॉलिज्म। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो फोटोसेंसिस इसकी एग्जाम्पल है। तो साथ में आप यहां इक्वेशन भी ऐड कर दो इसकी। उसके बाद हम आगे जो देखेंगे दूसरी इसकी टाइप को देखेंगे, दैट इज कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का उल्ट कर देंगे हम कैटाबॉलिज्म में। द रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और इस अमल के अंदर रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। और हम इसकी एग्जांपल देंगे रेस्पिरेशन। तो ये है हमारा कैटाबॉलिज्म। बच्चे, जो एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है, ये दोनों जो हैं वो क्लोज एसोसिएशन के अंदर होते हैं। यानी कि इन दोनों का होना बहुत जरूरी है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटे, ये जो आपस में इनका क्लोज रिलेशनशिप है, जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स, वो ब्रोकन इनटू सिंपलर, फिर सिंपलर दोबारा कॉम्प्लेक्स में, ये एक आपको कन्वर्जेंस ही नजर आ रही है। 1 2 और फिर दोबारा 3 आपस में एक दूसरे के साथ ये तब्दीली कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन। बाहमी तब्दीलियां आपस में करना, इसे हम कहते हैं इंटर कन्वर्जेंस। तो बच्चे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स जो हैं ये कंटिन्यूसली आपस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तमाम जो हैं इनके अंदर ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो कंटिन्यूसली होते जा रहे हैं। इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो वाइंड अप होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की अहमियत अब हम देखने जा रहे हैं। आपको पता है इट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए अगर मैं एक वर्ड यूज कर दूं, ये बेसिक मीडिया ऑफ लाइफ है। तो हम ये वाटर के लिए लाइन जो है वो यूज कर सकते हैं। तो बेटे, वाटर जो कंसंट्रेशन है ये वेरीज करती है 69 से 85% इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम बात करें ब्रेन सेल्स की और अगर हम बात करें बोन सेल्स की, तो इसमें 80% और इसमें 20% जो है वो क्या है,
वाटर है। यहां ये बात कर रहा है। बच्चे तमाम रिएक्शंस जो हैं, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो प्रेजेंस ऑफ वाटर के में होते हैं। मतलब कि उनके लिए, उनको रिएक्शंस करने के लिए उनको पानी की जरूरत जो है वो होती है। सो बेटे पानी के अंदर ही हाइड्रोलिसिस होती है, किनकी? मैक्रो मॉलिक्यूल की, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन। तो अब आपको नाम से जाहिर है कि पानी इसके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पानी जो है ये रॉ मटेरियल है, अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे ये मैंने आपके साथ पहला पैराग्राफ डिस्कस किया है स्टार्टिंग का, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के लिए। तो बच्चे इसके अंदर हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर की पढ़नी है, उसको हमने वन बाय वन करके डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं उनको। सो पहले बेटे सबसे पहले है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। जो पहला पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। बच्चे जो सॉल्वेंट है इसके अंदर एबिलिटी, मतलब क्या है इसका सॉल्वेंट का? हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस। इस वजह से हम कहते हैं वाटर जो है वो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज रखता है। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी, पोलैरिटी आप कहेंगे एबिलिटी टू डिसॉल्व द सब्सटेंसेस, ड्यू टू इट्स polarity water is excellent solvent for ionic, या सॉरी बेटे कर लें अगर पोलर सब्सटेंसेस। तो वाटर जो है वो एक्सीलेंट है, मीडिया है फॉर पोलर सब्सटेंसेस। सेकेंडली अगर हम देखें, अगर हम बात करें इनमें आयोनिक सब्सटेंसेस की, जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेटे वो डिसोसिएट हो जाते हैं। जब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो डिसोसिएट का मतलब होता है तकसीम हो जाना इनटू पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। उसके बाद बात करें अगर हम नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस की, तो बेटे नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस ये वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाती हैं। ये बहुत अहम एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद नॉन पोलर सब्सटेंसेस, तो बेटे जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं ये बेसिकली अगर हम इनकी बात करें तो बेटे जी फैट्स हो गए, ये इन सोलुबल इन वाटर हैं, और ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, तो ये मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी के अंदर इनका रोल है। अगर ये डिसॉल्व हो जाते, ये फैट्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह अगर ये डिसॉल्व हो जाते तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जो है वो सेल की मेंटेन ना रह सकती। तो बेटे ये हमने पहला पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लिया है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज का। सो बेटे अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं दैट इज हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की एबिलिटी, सलाहियत
कि वो एब्जॉर्ब, अगर हम बात करें हीट की, हीट कैपेसिटी, तो बेटे इन सेल्स अगर हम बात करें, वाटर हैज अ ग्रेट एबिलिटी, वाटर के पास एबिलिटी है टू एब्जॉर्ब हीट, कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है विद मिनिमम चेंज इन इट्स ऑन टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर दर्जा हरारत में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए बहुत सी गर्म चीजों को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बच्चे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर हम देखें किसी एक की, तो हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो वाटर की देखते हैं। तो बच्चे आपके बुक में एक वर्ड यूज किया हुआ है, द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, द नंबर ऑफ required to raise the temperature of 1 gram water from 15 to 16 is 1। ये लाइन लिखी होगी 15 to 16 is 1, तो उसकी हीट कैपेसिटी जो है वो 1 है। बेसिकली बेटे ये जो हीट कैपेसिटी है ये इसलिए भी रिक्वायर है कि ये एनर्जी देती है, किस चीज़ के लिए एनर्जी देती है, ये एनर्जी देती है हाइड्रोजन को बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। और बेटे एक तो मैं लिख दूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ये ब्रेक करता है। दूसरा बेटा जी अगर हम बात करें इसमें, तो ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर है। इसका मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर की तब्दीली आती है ये उसको एडजस्ट करता है। इसी के साथ हमारे हीट कैपेसिटी जो है वो वाइंड अप होती है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो नाम से जाहिर है कि वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। वाटर एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट विच चेंज लिक्विड इनटू गैस, कि उसको वो लिक्विड जो है उसको बुखारात की सूरत में गैस की सूरत में कन्वर्ट कर दे। इसको हम कहते हैं कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम। ये इसका डोनेशन है, इससे हम इसको डोनेट करते हैं। कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपोराइज्ड, ये कहने का इसका मतलब है। पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख ली, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने देख ली कि डोनेट इसको हम कैसे करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ, जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी थी, स्पेसिफिक हीट ऑफ जो वेपराइजेशन है ऑफ वाटर वो 574 कैलोरीज पर ग्राम है। ये यूनिट आप फॉरगेट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका सारा ये गलत हो जाएगा। तो बेटे हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये रेगुलेटरी रोल रखती है, हमारी हीट को रेगुलेट करती है और हमें कूलिंग मैकेनिज्म देती है, रेगुलेशन करती है ऑफ हीट और कूलिंग अफेक्ट जो है वो देती है। आपके जिस्म पर जब पसीना आता है, हवा पड़ती है, तो आपको वहाँ ठंडक का एहसास जो होता है दैट इज कॉल्ड कूलिंग अफेक्ट।
उसके बाद हम आगे देखेंगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर का मतलब बेटे ये होता है कि वाटर का उसके मॉलिक्यूल्स का आयोनाइज हो जाना, मतलब कि अगर वाटर है उसका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाना इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो बच्चे ये जो आयनाइजेशन जो है रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, ठीक है, और 25 सेंटीग्रेड जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ ईच, यानी कि अगर हम बात करें वाटर के अंदर तो इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो 10⁻⁻⁷ जो है वो मोल लीटर जो है वो दोनों की होगी, इसकी भी इतनी होगी और इसकी भी इतनी ही होगी। उसके बाद बच्चे लास्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन का। तो आपको मालूम है कि वाटर जो है ये बेसिक मीडियम है, ये हमारे ऑर्गन्स को फ्रिक्शन से बचाता है, ये जो हमारे आईज में टीयर्स आते हैं ये रबिंग ऑफ आईलिड से बचाता है, और हमारे ऑर्गन्स जो हैं उनके पास जो है वाटर जो है वो एज अ कुशन एक्ट करता है और उनको फ्रिक्शन होने नहीं देता। तो ये थी हमारा सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो हमने क्लियर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को। जो ये वर्ड कार्बोहाइड्रेट है जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसके मीनिंग है हाइड्रेटेड कार्बन्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर जो है ये कंपोज्ड ऑफ हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो बेटे इनका जर्नल फार्मूला अब हम आगे देख लेंगे। तो कुछ इस तरीके का इनका जर्नल फार्मूला है जिसके अंदर x जो है वो 3 से मैनी थाउजेंड तक वेरीज करता है और y जो है वो सेम है। तो हमने देखा इसका मतलब क्या है, ये किस किस से मिलके बना है। याद रखिएगा जैसे वाटर के अंदर H2O है ना, तो इसमें हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो मोर होती है, ऑक्सीजन की जो है वो लेस होती है। तो इसका कहने का यहाँ मतलब ये होगा, ठीक है। तो इनका जनरल फार्मूला हमने देख लिया और फिर हमने देखा कि जनरल फार्मूला की डेरिवेशन क्या है, और फिर अब हम जो मूव करने जा रहे हैं कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। तो बेटे सेलुलोज ऑफ वुड, तो बेटे ये सेलुलोज जो है ये मौजूद है कॉटन में भी। कॉटन में एक एग्जांपल ये हो गई बेटे। उसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल है स्टार्चेस, ये सीरियल्स में होते हैं, दालों वगैरह में। उसके बाद सॉरी दालें नहीं बेटे, सीरियल्स
हाँ, वो पल्सेस हम उन्हें कहेंगे। तो केन शुगर, ये इसकी एग्जाम्पल हैं। और एक और ऐड कर लें आप, मिल्क शुगर, उसको हम कहते हैं लैक्टोज, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो इसमें देखने जा रहे हैं, दैट इज मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के मेन फंक्शंस क्या हैं? तो बेटे पहला है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सेल्स, सेल्स के अंदर मेन सोर्स है एनर्जी का। बेटे ये मेन कॉन्स्टिट्यूट है सेल वॉल का, बैक्टीरिया में भी, प्लांट में भी। तो ये मेन कंपोनेंट हुआ ऑफ बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दो हमने इसमें डिस्कस कर लिए। इसके अलावा ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब ये दो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स को बनाता है। जैसे अगर हम बात करें ग्लाइको लिपिड्स, ग्लाइको प्रोटीन्स, तो बेटे ये भी कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेटे उसके बाद यहां हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाता है। अब हम अपना चौथा आर्टिकल्स देखते हैं लिपिड्स के बारे में। क्योंकि हम ये सिलेबस जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारा जो है लिपिड्स है, लिपिड्स जो हैं ये हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ फैटी एसिड्स हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल जो है वो फैट, ऑयल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स ये हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली लिपिड्स जो हैं ये कंपोनेंट हैं सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल्स की मेम्ब्रेन का, वो जो उसकी फॉस्फोलिपिड जो हैं वो मौजूद हैं मोज़ेक मैनर के अंदर, बेसिकली ये वो बात कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि लिपिड जो हैं ये स्टोर करते हैं हाई एनर्जी को, तो इनके अंदर हाई अमाउंट होती है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की जो है वो, और वेरी लो प्रोपोर्शन जो होता है, लो जो चीज़ है वो है इसमें ऑक्सीजन। तो ये हमने इसके स्टार्टिंग पैरामीटर्स को देखा है। लिपिड्स स्टोर करते हैं डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे मैंने बताया क्योंकि इसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इनकी निस्बत से ये ज़्यादा स्टोर करते हैं। तो बेटे जो अब लिपिड्स हैं इनके यूजेस देख लेते हैं। ये इंसुलेशन के तौर पर एक्ट करता है हीट पे और कोल्ड के लिए। हीट और कोल्ड के लिए, गर्मी और सर्दी के लिए। उसके अलावा ये प्रोटेक्शन देता है, लिपिड्स जो हैं ये प्रोटेक्शंस देते हैं। अगर हम बात करें इसकी एक टाइप की लिपिड्स की, उसका नाम है वैक्सेस है।
तो ये एक्सोस्केलेटन जो बर्ड्स होता है उनके ढांचा जो है उसको हम बोलते हैं, उनका एक्सोस्केलेटन होता है, तो उस पर मौजूद है। इसके अलावा क्यूटन, ये भी लिपट जाए, और आपको पता है कि क्यूटन जो है लीव की जो ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस है, ये उसके ऊपर ये लेयर प्रेजेंट होती है और ये यहाँ जो है इसको प्रोटेक्शन जो है वो देती है। तो बेटे इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। जो अब हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज प्रोटीन्स। इसको अब हमने डिस्कस करना है। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स बेसिकली ये पॉलीमर्स होते हैं। अब आपको पहले इससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से बनती है प्रोटीन्स। डीएनए से आरएनए का बनना इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से आगे प्रोटीन का बनना इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से। तो बच्चे प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। तो अब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी कि प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी हुई हैं? वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई हैं। तो प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये जो हैं वो मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स आर abundant organic compounds। अगर हम किसी सेल का ड्राई वेट देखें, ड्राई वेट ऑफ सेल, तो उसके अंदर 50% जो है वो उसका ड्राई वेट जो है वो क्या है? वो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है। तो आपको यहां से पता लग गया कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी 50% किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन से मिलकर बनी है। अब प्रोटीन्स के कुछ यूजेस हैं, उनको हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। आपको मालूम भी है जो प्रोटीन्स हैं ये बिल्ड करते हैं मैनी स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी। तो ये बिल्डिंग यूनिट हुए। एंजाइम्स जो हैं ये क्या हैं? ये प्रोटीन्स हैं, और ये डाइजेशन, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, तो ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं हार्मोन्स की, हार्मोन्स भी जो हैं ये भी क्या हैं? ये भी प्रोटीन्स हैं। जैसे कि आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन है, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ये आपकी बॉडी में जो है वो आपकी ग्रोथ का जिम्मेदार है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, और ये कैरी करती है क्या? ऑक्सीजन को इनटू लंग्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स, आपके जिस्म पे अगर कट आ जाए तो जो ब्लड लॉस है
उससे बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोटीन होती है फिब्रिनोजेन, ठीक है, या फिब्रिन प्रोटीन है, ये भी क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के यूजेस हैं एक प्रोटीन के हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम बेसिकली, मैंने बात की थी कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अब हम देखेंगे भाई ये अमाइनो एसिड होते क्या हैं। अब हम इसके ऊपर बेसिकली बात करेंगे। तो बच्चे अमाइनो एसिड के ऊपर अब हम बात करने लगे हैं। अमाइनो एसिड्स आर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन इनसे मिलकर बनी है। किनसे मिलकर बनी है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। तो बेटे द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, जो अमाइनो एसिड का नंबर है एक प्रोटीन के अंदर, वो वेरी करता है फ्रॉम फ्यू टू 3000 अमाइनो एसिड, थोड़े से लेकर 3000 तक अमाइनो एसिड से मिलकर भी, या इससे ज्यादा भी, और इवन इससे भी मोर से मिलकर एक प्रोटीन बनी है। जो 170 अमाइनो एसिड है ना बेटे, उनके बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे सेल्स और टिश्यूज के अंदर मौजूद हैं। और इन 170 में से भी जो 25 हैं, 25 जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी प्रोटीन को बनाते हैं। और इन 25 में से भी 20 अमाइनो एसिड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं इसकी आपको डिवीजन बताऊं, 10 एसेंशियल होते हैं और 10 जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर हम बात करें अमाइनो एसिड के जनरल फार्मूले की, तो बेटे इस तरीके से होगा। ये जो कार्बन है इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये नाइट्रो ग्रुप, ये फंक्शनल यूनिट है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये है एक जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का। अब ये है ना बेटे फंक्शनल ग्रुप आर, अगर ये, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आर के अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये होगा ग्लाइसिन, अगर आर के ऊपर CH3 लगा होगा तो ये अलालीन होगा। बेसिकली ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन और अलालीन। सो फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं यहां। जो अब ग्लाइसिन अगर अलालीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है, ग्लाइसिन के साथ अगर अलालीन जुड़ा हुआ है, जो इनके दरमियान बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो बेटे अब मैं जरा एक रिएक्शन आपके सामने ड्रॉ करना चाहता हूं, उससे ये पेप्टाइड लिंकेज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने अब मैं एक फार्मूला ड्रॉ करने लगा हूं, जरा देखिएगा। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को
COOH भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने बेसिकली H इधर भी है और H इधर भी है, तो मैंने बताया था ये कौन हो जाएगा, ग्लाइसिन हो जाएगा। अब साथ में दूसरा, अब अमाइनो एसिड इसके साथ कैसे जुड़ता है वो मैं बताने लगा हूं आपको। अब आपके सामने यहां CH3 है, तो ये अलानीन है। अच्छा, एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन, ये आपस में लिंक करते हैं और इसके नतीजे में एलिमिनेशन ऑफ वाटर होती है। ठीक है, जब पानी इसमें से निकल जाता है तो एक लिंकेज डेवलप होता है, उसका नाम है पेप्टाइड लिंकेज। क्योंकि अब यहां दो अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो इसलिए डाइपेप्टाइड का हम नाम दे देंगे। अगर 3 जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड। तो बच्चे, अब मैं इस फार्मूले को अगर मैं आपके सामने और लेके चलूं तो ये कैसे बनेगा वो देखो जरा मेरा बच्चा। इसी को हम एरो लगाएंगे यहां। ठीक है, अब हम बना लेते हैं फार्मूला अपना अगेन। क्योंकि अब यहां से OH निकल गया है। अब अगले का देखें, बाकी सारे का सारा वैसे ही फार्मूला रहेगा। तो इसको बेटे जी कहते हैं ग्लाइसाइल इन डाइपेप्टाइड लिंकेज। ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग ने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो बच्चे इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो वाइंड अप होता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने देखना है। ईच प्रोटीन हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। Proteins are composed of amino acids. So bases प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स के लिए 3 हैं। बेसिक्स हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बनने की। उसके स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हो, उनका स्पेसिफिक सीक्वेंस हो, और वो स्पेसिफिकली वो फोल्डिंग, उसकी कॉइलिंग हो ताकि उसकी फाइनल शेप मेंटेन हो सके। ये वो 3 बातें हैं जो एक प्रोटीन के बनने का हार्ट है। ये अगर 3 चीजें होंगी तो प्रोटीन जो है वो बनेगी। साथ के एतबार से प्रोटीन की 4 किस्में हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी का मतलब होता है पहले वाली। ठीक है, तो बेटे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये हमें बताती है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। इन 2 के बारे में हमें
बताती है। एक साइंटिस्ट था एफ सेंगर, उसने आइडेंटिफाइड किया इन दोनों चीजों को, ठीक है, सीक्वेंस को भी और नंबर को भी, और उसने एक थर्ड पॉइंट भी ऐड किया था कि साइज ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी बहुत मैटर करता है। द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, सॉरी साइज ऑफ प्रोटीन उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो उसके अंदर लगा है, ठीक है। एफ सेंगर ने इंसुलिन कोई जो प्रोटीन थी उसके नंबर ऑफ अमाइनो एसिड उसने कहा इसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये नंबर हो गए। कहता है एक सीक्वेंस है, एक चेन के अंदर इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड हैं और दूसरी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स हैं। अगर मैं कहूं ऐसे, ठीक है, ये 21 है, ये 30 की चेन है, और ये जो आपस में जुड़ी हुई हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड है इनका आपस में, ये इसने बताया, ठीक है। उसके बाद एक और इसने प्रोटीन के बारे में बताया, उसका नाम था हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें बच्चे, तो इसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स हैं। इसकी 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। अल्फा चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो है 141, और जो बीटा चेन है उसमें है 146 अमाइनो एसिड्स हैं। टोटल मिलाकर ये बनते हैं 574। बच्चे अगर एक अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाए तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हीमोग्लोबिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। अगर एक 1 और 2 1 अमाइनो एसिड अगर ये चेंज हो जाता है तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो टोटली वो सारी की सारी बदल जाएगी, ठीक है। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया होता क्या है इसमें कि जो ये हीमोग्लोबिन है इसकी 2 जो बीटा चेन है यानी कि 146 146, इन ईच बीटा चेन एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। अब चेंज होने से वो प्रोटीन जो पहले ग्लोबुलर बनती थी अब वो दातरी की तरह बनती है, इस वजह से इसका नाम है सिकल सेल। अब जो ये हीमोग्लोबिन बनेगी ये अब ग्लोबुलर नहीं होगी बल्कि ये सिकल हो जाएगी और ये नॉर्मल फंक्शन क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। तो यहां से आपको पता लग गया कि प्रोटीन्स जो हैं वो कितने ज्यादा सेंसिटिव हैं अपने अमाइनो एसिड के हवाले से। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। वो है
सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये कॉइलिंग और फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन फॉर्म्ड बाय कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पेप्टाइड चेन ऑन इटसेल्फ। तो बच्चे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो जो फोल्ड करती है या वो कॉइल करती है बाय अल्फा हेलिक्स, ये अल्फा हेलिक्स इस तरीके से ये स्ट्रक्चर को बना देती है अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को, ठीक, इसे कहते हैं कॉइलिंग। ठीक है, अब ये एक यहां से लेकर यहां तक जो कॉइल हुआ है, ये कॉइल इसके अंदर 3.6 ईस्ट टर्न के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये स्पाइरल फॉर्मेशन करने के अंदर मदद करती है। अब बात आती है बीटा प्लेटेड शीट की। ये फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन इटसेल्फ, इस तरीके से इसको फोल्ड करेगी ऑन इटसेल्फ, और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर, उसको हम देखेंगे। उसकी बात अब हम करेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये जब पॉलीपेप्टाइड चेन बैंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, पॉलीपेप्टाइड चेन है बैंड्स एंड फोल्ड्स ऑन इट्स सेल्फ, तो तब ये टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बनती है। इस तरीके से ये अपनी ग्लोबुलर शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। पहली प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरीके से ये जो फोल्ड्स और बेंड करती है, ये जो गोल सी स्ट्रक्चर बन रही है ग्लोबुलर, इसको हम नाम देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके अंदर है आयनिक, इसके अंदर है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर है डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, और थर्डली है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। आपको मालूम है हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरने वाले, और हाइड्रो जो फिलिक हैं ये वाटर लविंग होते हैं। जो अमाइनो एसिड फोबिक होंगे वो इनसाइड होंगे, और जो फिलिक होंगे वो आउटसाइड होंगे, बाहर की तरफ होंगे। इस तरीके से जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर स्टेबल हो जाती है। यही वो वजह है। अब लास्ट है कॉन्ट्रेरी स्ट्रक्चर। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर जो है आपस में जब हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन एंड आयनिक लिंकेज के ज़रिए अरेंजमेंट करती हैं तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है।
न्यूक्लिक एसिड in 1869 एक साइंटिस्ट था एफ मेंशर, इसने आइसोलेशन की ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लाई ऑफ पस सेल, वहां से वर्ड आया न्यूक्लिक, और इसकी नेचर जो थी वो एसिडिक थी, तो इस वजह से इसका नाम आ गया न्यूक्लिक एसिड। ये है इसका हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन। न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये Na से मैं एब्रीवेट कर रहा हूं, ये दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं DNA और एक को हम कहते हैं RNA, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दो नाम जो हैं वो मैंने आपके सामने जो है वो रख दिए हैं, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली ये पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड की जो टाइप्स हैं दो, ये बेसिकली ये जो दो टाइप्स मैंने लिखी हैं ये मिलकर बनी है पेंटोज राइबोज शुगर, फिर फास्फोरिक एसिड, और लास्ट पे है नाइट्रोजनियस बेसिस। इन तीन चीजों से मिलकर डीएनए और आरएनए जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहां मैं लिख देता हूं डीएनए और यहां लिख देता हूं आरएनए। सबसे पहले हम कर लेते हैं पेंटोज शुगर की बात। इसका नाम क्यों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ा, ये अब आपको बताता हूं। बेसिकली अगर हम राइबोस का फॉर्मूला ड्रॉ करें, पांच कार्बन वाले को हम कहते हैं राइबोस, ये आपके सामने राइबोस का फॉर्मूला ड्रा किया है। इसकी 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। जो सेकंड कार्बन है ना उसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव होता है, जिसकी वजह से इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसका नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका राइबोस का फॉर्मूला यही होगा जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। तो देखें इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिमूव नहीं है। ये सबसे पहला और बड़ा जो है वो डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नाइट्रोजनियस बेसिस का। तो दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं पायमाडीन्स और एक को हम कहते हैं प्यूरीन्स। जो पायमाडीन्स होती हैं ये बेसिकली जो पायमाडीन्स हैं ये सिंगल रिंग्ड होती हैं,
और प्यूरीन जो है ये डबल रिंग्ड होती हैं। इसके अंदर आ जाता है कट, लिख लें एब्रीवेशन, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल और टी फॉर थायामीन। और इसके लिए एजी एडानिन और गुवानिन, ठीक है। उसके बाद फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड जो है ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज करता है, ठीक है। तो ज़रा अब मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ आपको, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस करें। जो न्यूक्लियोटाइड होता है और न्यूक्लियोसाइड, ये दो टर्म्स हैं इसमें जो हमने डिस्कस करनी है। अगर बेस के साथ और पेंटोज शुगर अटैच हैं तो ये है न्यूक्लियोसाइड। अगर बेस यानी कि नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड लगे हुए हैं तो इसको हम कहेंगे ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है, ठीक है। आपके साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने लगा हूं, जरा देखिएगा। आपने एनर्जी करेंसी का पढ़ा है, उसका नाम है एटीपी। अगर इसके साथ 3 फास्फेट ग्रुप हैं तो ट्राई है, 2 हैं तो डाई है, 1 है तो मोनो है। यानी कि एटीपी, एडीपी और एएमपी, मोनो 1, डाई 2, 3, ट्राई, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपके सामने एटीपी का फार्मूला ड्रा करना आपको सिखाऊंगा। तो बच्चे ये अगर फार्मूला है, मैं इसको ऐसे दूसरी तरफ ले जाऊं, इसका मुंह कर दूं, तो अगर ये लेट्स सपोज मेरा हाथ है, ठीक है, हाथ है, मैं अगर इसको, मेरा अंगूठा इस तरफ है, अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं तो मेरा हाथ तो तब्दील नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा। तो देखो मेरा बच्चा, मैं क्या करने जा रहा हूं, इधर ये वाले फार्मूले की बात कर रहा हूं मैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब बेटे याद रखना कैसे फास्फोडाइस्टर लिंकेज होगा वो बताने लगा। राइबोस की जो पोजीशन नंबर 5 है, वहां जो OH ग्रुप है बेसिकली फास्फोरिक एसिड का फार्मूला ये है H3PO4, ठीक है। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। तो अगर मैं इसको फार्मूला आपको ड्रा करके दिखाऊं, इस तरीके से होगा, 1, 2, 3, 4 ऑक्सीजन, P1 और हाइड्रोजन 1, 2, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो पोजीशन नंबर 5 के ऊपर जो OH ग्रुप है वो निकलेगा, तीन फास्फेट के जो ग्रुप हैं
इसको हम कहते हैं ट्राई। अब पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर जो है वो 1 है राइबोस का, उसके ऊपर अब बेस आके लगेगा, नाइट्रोजनियस बेस है, उसका नाम है एडानीन। ठीक है, अब एडानीन का ड्रा करने का फार्मूला बता रहा हूं, कैसे करना है इसको ड्रा, वो मेरा बेटा देख लो। पहले 6 रिंग बनाने हैं, फिर 5 नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 1 3 7 और 5 के ऊपर नाइट्रोजन लगेगा, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। ठीक है, बाकी सब पे कार्बन है। ये ट्रिक है इस फार्मूले को ड्रा करने का, इसको ज़हन में रखना है। फिर हम हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा कर देते हैं यहां, सॉरी। अब यहां जो OH ग्रुप लगा हुआ था और पोजीशन नंबर 9 किसकी, एडानीन की पोजीशन नंबर 9 पे जो H ग्रुप और राइबोस की पोजीशन नंबर 1 पे ये OH ग्रुप, ये जब रिमूव करेंगे और साथ में जब ये जुड़ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ATP। ये है वो ATP का फार्मूला। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से देखना है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप होता है। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।